नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिवाली से पहले किसानों को मिला बड़ा तोहफा। रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में हुई बढ़ोतरी। मिशन आत्मनिर्भरता के तहत दालों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,440 करोड़ रुपए को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए इजरायल, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ किए द्विपक्षीय सहयोग समझौते। उद्देश्य है बागवानी उत्पादन में नवीनतम तकनीकों का प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रसार। उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक करेगी मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य किए निर्धारित। अच्छी पैदावार वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे क्रय केंद्र। सरकार कृषि और किसानों को और मजबूत करने के लिए सहकारिता पर दे रही है जोर। किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर दाम दिलाने के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी दे रही है बढ़ावा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता दोनों को राहत और नई ताकत देने वाले कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जहां केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिवाली से पहले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा दिया गया, वहीं किसानों के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ा दिया गया। इतना ही नहीं, वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देशव्यापी समारोह की तैयारी का भी ऐलान किया गया। यानी कैबिनेट की इस बैठक में फैसले हैं विकास के, राहत के और संकल्प के। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें सरकार ने करीब 1,20,000 करोड़ रुपए के फैसलों को मंजूरी दे दी। सरकार ने किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा वृद्धि कुसुम के लिए 600 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर के लिए 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है। रैपसीड, सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः 250 रुपए प्रति क्विंटल, 225 रुपए प्रति क्विंटल, 170 रुपए प्रति क्विंटल और 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रबी सीजन की एमएसपी बढ़ाने से टोटल 84,263 करोड़ रुपीस हमारे किसान भाइयों के मेहनत के इसमें जाएंगे। एक अन्य खास फैसले में सरकार ने मिशन आत्मनिर्भरता दालों के तहत 2025-26 से 2030-31 तक चलने वाली इस योजना को 11,440 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, ताकि दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके और आयात पर निर्भरता कम हो। 11,440 करोड़ रुपीस के आउटले के साथ आत्मनिर्भर बनना पल्सेस में ये एक नया मिशन चालू किया जा रहा है। 6 साल के इस मिशन में कई सारे नए इनिशिएटिव लिए जाएंगे। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत बड़ा फोकस रहेगा, अच्छे बीज आए और अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। सरकार ने असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान खंड पर प्रस्तावित वन्यजीव अनुकूल उपायों के कार्यान्वयन सहित राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कालीबोरे न्यूमालीगढ़ खंड के मौजूदा कैरिजवे को 4 लेन का बनाने और चौड़ा करने को मंजूरी दे दी है, जिसकी कुल लंबाई 85.675 किलोमीटर और कुल पूंजीगत लागत 6,957 करोड़ रुपए रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बायोमेडिकल रिसर्च कैरियर प्रोग्राम चरण 3 को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बड़े स्तर पर समारोह आयोजन करने को भी मंजूरी दे दी। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट के फैसले पर कहा कि दलहन मिशन और रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में इजाफे से खेती और किसानों के कल्याण पर खासा असर पड़ेगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि वे देश के किसानों की ओर से इन निर्णयों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। ये फैसले देश की खाद्य, पोषण सुरक्षा और किसान कल्याण और कृषि पैदावार के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसान
किसान हित को सर्वोपरि मानते हुए संसाधनों एवं योजनाओं को समग्र रूप से जोड़ने की दिशा बनाई है और ये किसानों के प्रति मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दर्शाता है। दशहरे दिवाली के पहले प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को 2 बड़ी सौगातें दी हैं। भारत में कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। आज भी 46% सीधे आजीविका कृषि से हमारे देश के लोगों को मिलती है और किसानों में भी 86% छोटे किसान हैं, लघु और सीमांत किसान। और इन किसानों की आय बढ़े, इसके लिए उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना और उत्पादन का ठीक दाम देना, यह फैसला मोदी सरकार का है। और उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए एमएसपी पर खरीदी सुनिश्चित की जाती है। रबी की 6 फसलों की एमएसपी घोषित की गई है और मुझे कृषि मंत्री के रूप में बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। और भारत सरकार ने उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए इजराइल, नीदरलैंड और न्यूजीलैंड के साथ द्विपक्षीय सहयोग समझौते किए हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे भारतीय अनुसंधान संस्थानों की तकनीकी सहायता से भी उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। उत्कृष्टता केंद्रों का उद्देश्य बागवानी उत्पादन में नवीनतम तकनीकों के प्रदर्शन, प्रशिक्षण और प्रसार के लिए केंद्र के रूप में कार्य करना है। वे क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने, रोपण सामग्री की आपूर्ति करने और किसानों को आधुनिक तकनीकों को अपनाने में सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गौरतलब है कि उत्कृष्टता केंद्र बागवानी क्षेत्र में उच्च उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। MIDH के अंतर्गत देश के विभिन्न राज्यों में कुल 58 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से गुजरात में फलों और सब्जियों के लिए 4 उत्कृष्टता केंद्र हैं। किसानों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये केंद्र विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जिनमें नींबू वर्गीय फसल उत्पादन, पोषक तत्व प्रबंधन, छटाई, नर्सरी प्रबंधन, कीट नियंत्रण और जैविक खेती शामिल है। इसके अलावा भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनकी आजीविका के अवसर बढ़ते हैं। ये पहल किसानों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है और प्रभावी खेती पद्धतियों को अपनाने में उनका समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मोटे अनाज, मक्का, बाजरा एवं ज्वार के लिए क्रय नीति को अनुमोदित कर दिया है। राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान मक्का, बाजरा एवं ज्वार की खरीद 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक होगी। वर्ष 2025-26 हेतु मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपये प्रति क्विंटल, बाजार का समर्थन मूल्य 2,775 रुपये प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड का समर्थन मूल्य 3,699 रुपये प्रति क्विंटल एवं ज्वार मालदंडी का 3,749 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रदेश के कुल 25 जनपदों में मक्का की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर की जाएगी। राज्य के कुल 33 जनपदों में बाजरे की एवं 11 जनपदों में ज्वार की खरीद की जाएगी। सरकार द्वारा जारी की गई मोटा अनाज खरीद नीति के अनुसार क्रय केंद्र उन क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे जहां मक्का, बाजरा एवं ज्वार की अच्छी आवक होती है एवं खरीद की अच्छी संभावना बनी रहती है। और भारत में कृषि केवल एक पेशा नहीं है बल्कि जीवन की धड़कन है, लेकिन इस धड़कन को और मजबूत करने के लिए ज़रूरी है संगठन, सहयोग और सामूहिक शक्ति। इसी के लिए सरकार सहकारिता पर जोर दे रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर दाम दिलाने के लिए FPO यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा दे रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में बसती है।
और गांव की रीढ़ हैं हमारे किसान। किसानों की तरक्की के बिना देश की प्रगति अधूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने सहकारिता और एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की आर्थिक मजबूती का जरिया बनाया है। एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह है जो उत्पादन से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी खुद उठाता है। छोटे और सीमांत किसान जब एफपीओ के तहत एकजुट होते हैं तो उन्हें न केवल ज्यादा दाम मिलते हैं बल्कि बीज, खाद और मशीनरी जैसी सुविधाएं भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। किसानों के उत्थान के लिए सरकार किसान उत्पादक संगठनों को विस्तार भी दे रही है। 2014 से अब तक 10,000 एफपीओ स्थापित किए जा चुके हैं जो लाखों छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं। ये एफपीओ किसानों को अपनी उपज बड़े पैमाने पर बाजारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ब्रांडेड उत्पाद विकसित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें कश्मीर के बासमती चावल, केसर और अखरोट, हिमाचल प्रदेश के जैम और सेब का जूस, राजस्थान के मोटे अनाजों के बिस्कुट, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार की सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र के मूंगफली का तेल और गुड़ और केरल के केले के चिप्स और नारियल तेल आदि शामिल हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एफपीओ भारत की कृषि विविधता को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। 1100 से ज्यादा एफपीओ करोड़पति बन चुके हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एफपीओस जो है, इनके चलते किसानों का जो एक सामूहिक जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। जब किसान एकत्रित होकर जब बाजार में बार्गेन करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। बीच में जो मध्यस्थता या जिसको कहते हैं बिचौलियों की एक ज़रूरत पड़ती थी या मजबूरी थी, वो अब ख़त्म कर दिया है एफपीओ के आने से। एफपीओ जो है आपको प्रशिक्षण भी देता है। एफपीओ बहुत सारे ऐसे काम भी करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और आपका मुनाफा बढ़े। एफपीओ अब मत्स्य पालन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। 1000 से अधिक मौजूदा मत्स्य पालन सहकारी समितियों को एफपीओ में बदलने का कार्य आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से एफपीओ को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता और आय बढ़ती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो भारतीय सहकारी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देती है। ये सभी कदम भारत को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे ले जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी इंडिया केंद्र पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री ने खादी और स्वदेशी के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचार है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के स्वदेशी और खादी के विचार ने न केवल आज़ादी के आंदोलन को गति दी बल्कि देश के अनेक गरीबों के जीवन में उजाला फैलाने का भी काम किया है। गृह मंत्री ने कुछ खादी उत्पादों की खरीदारी भी की और देशवासियों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। महात्मा ने स्वदेशी का विचार और खादी का विचार देश को देकर आजादी का आंदोलन को तो गति दिया ही दिया, परंतु अनेक गरीबों के जीवन में उजियारा फैलाने का काम किया। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। खरीफ सीजन में अरहर की बुआई में इस बार मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं कि बुआई का रकबा पिछले साल की तुलना में करीब 52,000 हेक्टेयर कम रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ अरहर की बुआई 45.71 लाख हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू सीजन यानी साल 2025-26 में ये घटकर 45.19 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई है। फिलहाल मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य है। एग्मैटनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 सितंबर को अरहर का भाव था 6,800 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके भाव 200 रुपए चढ़कर 7,000 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की दाहोद मंडी में 30 सितंबर को अरहर का भाव था 5,200 रुपए।
1 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए मजबूत होकर 5,400 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में अरहर के भाव को देखें तो यहाँ अरहर बीते मंगलवार को 5,500 रुपए पर बिकी। बुधवार को इसके सौदों में 200 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,700 रुपए। केरल की नीलेश्वरम मंडी में जम्बूसर, दाहोद और राजकोट मंडी की तरह अरहर के भाव में उठाव देखने को नहीं मिला। यहाँ 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को अरहर बिना किसी बदलाव के 15,000 रुपए पर बिकी। वहीं पैदावार पर नजर डाले तो घरेलू स्तर पर अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में खरीफ फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर खरीफ अरहर की पैदावार 34,17,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। वहीं साल 2024-25 के दौरान कुल खरीफ अरहर की पैदावार 35,61,000 टन अनुमानित है। मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्ट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 30 सितंबर को बाजरे का भाव था 2,200 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़ककर 2,000 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 30 सितंबर को बाजरे का भाव था 2,300 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए चढ़कर 2,500 रुपए पर हुए। वहीं राजकोट मंडी में भी 30 सितंबर को बाजरे का भाव था 1,800 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,825 रुपए। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के भाव में गिरावट देखने को मिली। यहाँ 30 सितंबर को बाजरे का भाव था 2,380 रुपए। 1 अक्टूबर को इसके सौदे नरम होकर 2,375 रुपए पर आ गए। बाजरे की बुआई की बात करें तो इस साल इसमें मामूली गिरावट देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2024-25 में खरीफ बाजरे की बुआई 67,96,000 हेक्टेयर में हुई थी, जबकि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में ये घटकर 67,89,000 हेक्टेयर में रह गई है। यानी पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 7,000 हेक्टेयर बुआई पीछे चल रही है। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में उड़द, मूंग और सोयाबीन की फसल में हल्की सिंचाई करें। मूंगफली की फसल में भी हल्की सिंचाई की जरूरत हो सकती है। वहीं मूली, पालक और चुकंदर जैसी सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से हल्की सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में तैयार धान और रागी की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान लौकी की तुड़ाई करते रहें। कम आर्द्रता वाले उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रागी की कटाई का समय चल रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उभरी हुई क्यारियों में गाजर की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रोपाई मेढ़ों पर करें। मूली, पालक और चौलाई की बुवाई के लिए भी ये समय उचित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सब्जियों और अन्य फसलों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगेती सरसों, मेथी, धनिया, मूली और तुरई की बुवाई का काम करें। पंजाब की बात करें तो यहाँ के लहरदार मैदानी क्षेत्र में धान और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान फूल गोभी, ब्रोकली और टमाटर की रोपाई कर सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी हिस्सों में मूली, गाजर और शलजम की बुवाई करें। वहीं हरियाणा के पूर्वी इलाकों में बाजरे की कटाई और कपास की चुनाई जारी रखें। कटाई के बाद उत्पादों को सुरक्षित स्थान पर रखें। दिल्ली के आसपास के इलाकों में गाजर और मटर की बुवाई करना उचित रहेगा। यहाँ के किसान सरसों का साग, पालक, मूली और धनिया भी बो सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। लहसुन
लहसुन वैसे तो पूरे देश में उगाया जाता है। लहसुन रबी फसल में बोई जाने वाली फसल है। इसके लिए ना तो अधिक गर्मी चाहिए और ना ही अधिक सर्दी। दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अक्टूबर और नवंबर में लहसुन की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत को अच्छी तरह जोतकर भुरभुरा कर लें। उन्नत किस्में G1, G41, G50 और G282 हैं। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक जरूर डालें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर यानी करीब आधा हाथ और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर यानी चौथाई हाथ से कुछ अधिक और गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्यारियों की चौड़ाई कम रखें ताकि मेड़ों पर बैठकर निराई गुड़ाई कर सकें और पैरों से फसल को नुकसान ना हो। बुआई के समय खेतों में पर्याप्त नमी जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई और फिर 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। फसल पक जाए तो सिंचाई बंद कर दें। खरपतवार से बचने के लिए पहली निराई गुड़ाई 30 दिन बाद और दूसरी 60 दिन बाद करें। साथ ही पेंडामेंथलिन की 3.5 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कें। लहसुन में थ्रिप्स नामक कीट के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए मिलाथियोन की 1 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से मिलाकर प्रभावित हिस्से पर छिड़कें। दवाओं का इस्तेमाल आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। आज उनकी जयंती की 156वीं वर्षगांठ है। भारत समेत पूरी दुनिया गांधी जी की शांति और अहिंसा के संदेश को मानती है। राजघाट स्थित महात्मा गांधी की समाधि पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पीएम ने अपने संदेश में कहा कि गांधी जयंती प्रिय बापू के असाधारण जीवन को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिनके आदर्शों ने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लाल बहादुर शास्त्री की 121वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शस्त्र पूजा की। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और आरएसएस प्रमुख ने आरएसएस के संस्थापक स्वर्गीय केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि भी दी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा, पहलगाम में भारतीय नागरिकों की धर्म पूछकर हत्या की गई। इस आतंकी हमले से देश में दुख और क्रोध की लहर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका की टैरिफ नीति की मार सब पर पड़ रही है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि आज विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति का संवहन करने वाली आधुनिक विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था का शताब्दी समारोह संपन्न हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर कच्छ पहुंचे, जहां उन्होंने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय संस्कृति में शस्त्र पूजा का महत्व समझाया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।